Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your commerce instructor, Professor Ilyas Riaz. Dear students, hopefully you are fine. Dear students, today we are going to start our new topic, that is the comparison of joint stock company and the cooperative society. Dear students, मुश्तरका सरमाई की अंजमन, मुश्तरका सरमाई की कंपनी और अंजुमन अमदाद बाहमी की तंजीम के दरमियान आज हम मवाजना करेंगे और देखते हैं इस मवाजने को कि किस तरह से मुश्तरका सरमाई की कंपनी कैसे जो है वो डिफरेंट है, क्यों कर मुख्तलिफ है अंजुमन अमदाद बाहमी की तंजीम की निस्बत. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमें अपने इन दोनों टॉपिक जो हमने दो चैप्टर्स के सूरत में पढ़े हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इन दोनों के जो एक मेजर टॉपिक थे, फर्स्ट टॉपिक थे दैट वाज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी मुश्तरका सरमाई की कंपनी की खसूसियात और अंजुमन अमदादी बाहमी की तंजीम की खसूसियात को एक मरतबा रिकॉल करना है, रिमाइंड करना है, अपने जहन में लेके आना है. और ये वही फीचर्स, ये वही पॉइंट्स होंगे जो इनके करैक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है आपस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं. अगर हमें दोनों टॉपिक्स के करैक्टरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर हैं, एक मरतबा उनको हम रिकॉल कर लें, रिमाइंड कर लें या उस लेक्चर को रिवाइज कर लें, तो बड़ी आसानी के साथ हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन या मुवाजना कर सकते हैं. एनी हाउ डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और हम अपना फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी अवर चैप्टर नेम, द टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसमें हमने हमेशा से ये बात देखी है कि जब भी किसी चीज़ का मवाजना करना है, किसी भी टॉपिक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हो, तो उनके दरमियान जब भी मवाजना करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफाइन करना होता है. तो अब यहाँ पर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं. तो बिफोर हम इनका कंपैरिजन करने से पहले दोनों को डिफाइन कर देते हैं और डेफिनेशन से काफ़ी हद तक भी हमें इनके दरमियान जो है वो मवाजना या कंपैरिजन पॉइंट मिल जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन हमने जो इनमें जितने भी टॉपिक्स हमने 2 या 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इनमें बार बार डिस्कस होती रही है, बार बार हमने इसको मेमोराइज किया है, बार बार पढ़ा इसको. होपफुली हमें याद भी होगी. हम एक मरतबा फिर जो है इसको रिपीट कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी अमदाद बाहमी की तंजीम इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कारोबारी इदारा या कारोबारी तंजीम के तौर पर सामने आती है. ये एक कारोबारी तंजीम है और एस्टेब्लिश जो कि कायम की जाती है, फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, तश्कील में आती है बाय द पर्सन्स, अफराद की जानब से. और कौन से ऐसे अफराद हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं? ऑफ द सेम प्रोफेशन, एक ही शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी जिनका शोबा, यानी अगर प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो उसके बाद दे आर ऑल प्रोड्यूसर. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, दे आर ऑल कंज्यूमर. फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो उनका प्रोफेशन जो है फार्मिंग से रिलेटेड है. तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही प्रोफेशन और इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं कि एक ही तरह की सनत या एक ही तरह की पैदावार, एक ही तरह का कारखाना साजी से मुंसलिक हैं, वो एक ही तरह की चीज़ प्रोड्यूस करने वाले अफराद हैं. और अटेनिंग, और आगे बात है अटेन का मतलब है उन्होंने हासिल करना है, वो हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. फॉर देयर, अपने कॉमन, मुश्तरका, सोशो समाजी और इकोनॉमिक मुआशी, यानी समाजी और माशी मकासद, ऑब्जेक्टिव्स मीन मकासद, कि वो अपने जो है मुश्तरका समाजी और मुआशी मकासद को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है, एस्टेब्लिश की है. और साथ ही साथ ये तमाम के साथ फॉर इंक्रीज, और वो इजाफा करेंगे, बढ़ाएंगे या बेहतर करेंगे इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने म्यार ज़िंदगी को, यानी अपना जो ज़िंदगी का म्यार है उसको बेहतर बनाने के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं. यानी 2 टारगेट है, एक तो सोशो इकोनॉमिक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है इन्होंने, और दूसरा अपना लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको भी इंप्रूव करना है. जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली डेफिनेशन क्लियर होगी. अब हम
फर्दर जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, ये भी वही डेफिनेशन है जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर में बारहा इस्तेमाल किया, इसको बारहा इसको पढ़ा है और बार बार इसको डिस्कस किया गया एनी हाउ फिर एक मरतबा, ताकि हम इस टॉपिक के थ्रू इसको एक मरतबा फिर गो थ्रू कर लें। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जी डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक लिविंग पर्सन नहीं है, कंपनी एक मसनूई इंसान है। तो मसनूई इंसान से मुराद यहाँ पर क्या है? मसनूई इंसान से मुराद यहाँ पर इदारे के तौर पर एक कंपनी, एक आर्टिफिशियल पर्सन एक इदारे के तौर पर बन रही है। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कायम किया गया है कानून के तवस्सुत से, कानून के जरिए कायम की जाती है, कानून के तवस्सुत से, कानून के जरिए बनाई जाती है, कायम की जाती है। और प्रॉफिट, और डेफिनेटली हर कारोबार का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना ही है। विद द कैपिटल, और इसका जो सरमाया है वो डिविजिबल, सरमाया जो है इसका वो काबिले तकसीम है। सरमाया जो है उसको तकसीम कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ पर सरमाया और इन्वेस्टमेंट और फंड्स किसी एक शख्स की तरफ से नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत से अफराद के दरमियान ये कैपिटल डिवाइड किया हुआ है। और जो कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स, ये काबिले इंतकाल यानी कि मुंतकिल किए जाने वाले काबिले इंतकाल हिस्से शेयर्स की शक्ल में मौजूद है। और लायबिलिटी यहाँ पर महदूद है, महदूद जिम्मेदारी के साथ कंपनी चलती है और कंपनी के जितने भी हिस्सेदार बनते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है महदूद तस्वुर की जाती है, उनके पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाता इन द केस ऑफ जब डेट्स एक्सीड कर जाते हैं एक लिमिट से। और इट हैज़ अ लीगल एंटिटी, इसकी एक अपनी एक कानूनी हैसियत, यानी कंपनी एक इदारे के तौर पर बन चुकी है, कंपनी एक इदारे के तौर पर रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसकी अपनी एक अलग कानूनी हैसियत है, अलग कानूनी हैसियत। फ्रॉम द पर्सन, उन अफराद से हटकर हु कंपोजिंग इट, जिन्होंने इसको तश्कील दिया है, जिन्होंने इसको कायम किया है। जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन भी एक मरतबा हमने रिकॉल कर ली, रिमाइंड कर ली और एक दफ़ा गो थ्रू हो गई। इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी की तारीफ और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों की तारीफ देने के बाद अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन के लिए डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिख लिया है और दूसरी तरफ हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को लिख लिया है, और इनके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं उनको हमने दरमियान में लिख लिया है। एक तरफ हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स आएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है इस एतबार से कैसे फर्क कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के एतबार से उसका डिफरेंस जो है उससे रेलेवेंट डिफरेंस हम यहाँ पर कोट करेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हेडिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आइन, जो लॉ इन्वॉल्व है रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लॉ इन्वॉल्व इन द कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बिजनेस में कौन सा कानून जो है वो इन्वॉल्व होता है और कौन सा कानून अमल दरामद होता है। तो पहले हम बात करते हैं, हमारी लेफ्ट साइड पर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं हम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जैसा कि हमने देखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती और रजिस्टर्ड होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के रेफरेंस से 1925 के कानून के तवस्सुत से वजूद में आती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो वहाँ पर मल्टी यूनिट के तौर पर उसका जो एक्ट है वो 1942 का जो लॉ है वो उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है कि वो एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में काम करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी के से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2017। और पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज बनाई जाती हैं, तश्कील दी जाती हैं और जितने भी इंतजामी अमूर चलाती हैं वो इसी कानून के तवस्सुत से चलाई और बनाई जाती हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की। आवर सेकंड हेडिंग इज मेंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज 30। अमूमी तौर पर हाउसिंग और प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसकी तादाद 30 है, और अगर जितनी भी बाकी तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती हैं या वजूद में आती हैं उनमें कम से कम मेंबर्स की तादाद 50 है, और जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर किसी तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं है।
अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की तो देयर आर टू ऑप्शन, यहाँ पर दो तरह की कंपनीज हैं। एक हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं। मल्टी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम मेंबर्स या हिस्सेदारों की तादाद 2 है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 50 तक या 50 हो सकती है। बट इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कम से कम हिस्सेदारों की तादाद फरिश्ती जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी अवामी कंपनी की, जो कम से कम हिस्सेदारों की तादाद है वो 7 है, जबकि ज्यादा से ज्यादा के ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं। जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली बोर्ड के ऊपर हमने ये दो डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक्ट को और मेंबर्स को डिस्कस किया है। मजीद और डिफरेंस के लिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, पहले बोर्ड पर 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्रिएट करने के बाद अब हम अपने सेकंड बोर्ड की तरफ आ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम मजीद और डिफरेंस के लिए देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव, मकासद, पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द जॉइंट स्टॉक कंपनी। एज वी नो डियर स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बड़े अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हैं, तो उसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखे हैं काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जहां कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है उसका बुनियादी पर्पस सेल्फ हेल्प प्लस वेलफेयर ऑफ द मेंबर, यानी ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर जो है बुनियादी असूल के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि राइट्स ऑफ द पुअर पीपल जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, जो अपनी सोशल इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। उनके वसीतर मुआशी मकासद हैं जिनको उन्होंने हासिल करना है, अपनी पॉवर्टी को, अपने स्टैंड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना है, गुर्बत को दूर करना है। तो लिहाजा मेंबरान की मदद की खातिर, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद प्रॉफिट कमाना अवलीन मकसद नहीं है, बल्कि अवलीन मकसद यह है कि मेंबरान की फलाह और उनके लिए जो है बेहतरी, उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जॉइंट स्टॉक कंप की बात करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी प्योरली एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कारोबारी तंजीम है जिसका बुनियादी एम ही यही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है, और वेलफेयर का किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में मौजूद नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये डिफरेंस ऑफ पॉइंट जो है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वेलफेयर पर्पस के लिए है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्निंग पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर। माइनर ऐसा शख्स जो अंडर एज है, अ माइनर हुज एज इज लेस देन 18 ईयर ऑफ ओल्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन रूल ही यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबरशिप ऑफर की जाती है उसमें उस शख्स का एडल्ट होना, यानी उसका बालिग होना शर्त है। कोई भी ऐसा शख्स जो नाबालिग या माइनर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं ले सकता, ना उसके हिस्से को, ना उसके शेयर्स को परचेज कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, अ माइनर कैन बिकम द मेंबर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जबकि नाबालिग शख्स जो है वो मुश्तरका सरमाई की कंपनी के हिस्सेदार में शामिल हो सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी, जिम्मेदारी। एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। जिम्मेदारी महदूद भी होती है, लिमिटेड भी होती है, और अनलिमिटेड भी होती है। अब हम बात करें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट देयर इन द केस ऑफ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इकसाम है, जैसे कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर जो मेंबरान होंगे, जो हिस्सेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड नहीं होगी बल्कि अनलिमिटेड भी हो सकती है, बल्कि डेफिनेटली अनलिमिटेड होगी। यानी उनकी जिम्मेदारी जो किसानों की या ज़राअत से मुंसलिक जो है अमदाद बाहमी की तंजीम है, वहाँ पर जो हिस्सेदार हैं, जो इसके मेंबरान हैं, उनकी जिम्मेदारी लामहदूद है। उनकी पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके भी कारोबार के, यानी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी अमदाद बाहमी की तंजीम के जो कर्जे हैं उनकी अदायगी करना होगी। बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितनी मालियत के हिस्से खरीदे गए हैं उतनी मालियत तक महदूद होती है, लिहाजा जॉइंट स्टॉक कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स या हिस्से की इंतकाल पजीरी। इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज कंपल्सरी कि कोई भी मेंबर जो है वो अपने शेयर को
कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर आउटसाइड पर्सन, मार्केट में या किसी भी दूसरे शख्स को सेल आउट नहीं कर सकता, बल्कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर विड्रॉ करना चाहता है, अपने शेयर को मुंतकिल करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो अपने इन शेयर्स को किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफर कर सकता है। यानी जो मेंबरान ऑलरेडी वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरशिप में हैं, उन्हीं को ये शेयर या हिस्से ट्रांसफर हो सकते हैं। और नॉर्मली शेयर्स होल्ड करने के 1 साल के अरसे तक जो है वो शेयर ट्रांसफर भी नहीं हो सकते इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज एक हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स किसी वक्त भी जो है कोई भी शख्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी से पूछे बगैर, किसी भी मेंबर्स की इजाजत लिए बगैर अपने हिस्से को किसी भी दूसरे शख्स को जो कि उसके हिस्से खरीदना चाहता हो उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। ये डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं वोट की, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, एक फीचर हमने पढ़ा था कि 1 पर्सन 1 वोट, 1 मेंबर ओनली 1 वोट। एक शख्स जो है उसका सिर्फ एक ही वोट होगा, उसके पास जितने भी शेयर्स ऑफ होल्डिंग हो, लेकिन जब वोट कास्ट किया जाएगा, जब राय ली जाएगी, तो उसमें उसकी राय का एक ही वोट, यानी उसके जो वोटिंग राइट है उसको एक राइट ही तस्वुर किया जाएगा, बेशक उसने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5000 शेयर्स ही क्यों ना खरीद रखे हों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात क्लियर हुई आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एक शख्स का एक ही वोट तस्वुर किया जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड बात करते हैं अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो मुश्तरका सरमाई की कंपनी का असूल है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करता है कोई शख्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करता है जो शख्स, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उतने नंबर्स के वोटिंग राइट उसके पास आ जाते हैं, उतने ही उसके पास जो है वोट के जो है वो हकूक हैं, और वो जो है अपनी इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करेगा उतने ही वोटिंग राइट रखता है, और इस तरीके से वो कंपनी के इंतजामी अमूर में पार्टिसिपेट कर सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? जो भी कोई इदारा, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस अगर डेट्स जो है वो लेना चाहता है और कर्जे या लोन अप्लाई करना चाहता है, तो किसी भी दूसरे इदारे या दूसरे शख्स को जो है वो रिटर्न एविडेंस के तौर पर कोई पेपर या डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर इशू करना होता है। नॉर्मली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास नहीं है। डिबेंचर की इशूइंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास महदूद है। यानी अगर कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी कर्जा लेती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर्जा लेती है, तो वो अपने डेट्स के अगेंस्ट जो पेपर साइन कर सकती है, जो सर्टिफिकेट इशू करती है, उसको हम डिबेंचर कहते हैं। बट इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन तो दे सकती है, कोई एग्रीमेंट तो साइन कर सकती है, लेकिन डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली इस बोर्ड पे जितने भी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस पॉइंट हमने क्लियर किए हैं आप सबको समझ आ गए होंगे। मजीद और चंद पॉइंट्स के लिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, मजीद और पॉइंट्स के लिए देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड को। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ पॉइंट जो है वो है मैनेजमेंट, इंतजामिया, तंजीम। जी डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस और स्टडीड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो इलेक्ट करते हैं जिन रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि वो इंतजामी अमूर को संभाल सकें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतजामी अमूर को चला सकें। इसके लिए कायम की जाती है मैनेजिंग कमेटी, यानी ऑल द मैनेजमेंट अफेयर्स इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजिंग कमेटी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमदादे माहमी की तंजीम में इंतजामी कमेटी जो है वो कायम की जाती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमदादे माहमी की तंजीम के तमाम इंतजामी अमूर को देखती है, और साथ ही साथ जो अक्सरियती राय होती है मेंबरान की जानिब से उसको फाइनल और हतमी तस्वुर किया जाता है वो जो है किसी भी मामले या किसी भी फैसले के लिए। बट ऑन द अदर हैंड हम अगर बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, मुश्तरका सरमाई की कंपनी की, तो वहां पर मैनेजमेंट के लिए द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हमने कहा वो कहलाते हैं डायरेक्टर्स, और दे कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी की इंतजामिया या मैनेजमेंट कहलाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही इंतज़ामिया क्या है कहलाती है, मैनेजिंग कमेटी या इंतज़ामी कमेटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मुनाफा की तकसीम। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मुनाफा है वो 100% जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तमाम खर्चा अखराजात को माइनस करने के बाद और तमाम मामलात को निपटाने के बाद, उस मुनाफे का 10% से ज़्यादा जो है वो हिस्सेदारान के दरमियान तकसीम नहीं हो सकता। इसमें से फिर मज़ीद और रिज़र्व भी रखे जाने हैं और बाकी रिमेनिंग अमाउंट को दोबारा से मेंबरान की वेलफेयर के ऊपर खर्च किया जाएगा, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए खर्च किया जाएगा और उस अमाउंट को मुख्तस कर दिया जाएगा और दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलात में। डियर स्टूडेंट्स, बट ऑन द अदर हैंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी जो भी करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, तमाम इनकम में से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, कुछ रिजर्व्स और टैक्सेस पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचती है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज नोन एज डिविडेंड, जिसको हम मुनाफा या मकसूम कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है टोटल अर्निंग का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो डिविडेंड की शक्ल में उनको सारा का सारा तकसीम कर दिया जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ऑडिट, द चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब हमने ये देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इन द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की सूरत में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाए किसी भी एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट से। बट इन द केस ऑफ अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कि वो किसी एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बनाई हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो कि अकाउंटेंट ने बनाई हैं उसको ऑडिटर से ऑडिट करवाना लाजमी है और उसको लाजमी तौर पर जो है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका ऑडिट करवाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा वाइंडिंग अप, खात्मा। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन भी इजी है, आसान है, एज कंपैरेटिवली जॉइंट स्टॉक कंपनी की उतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है और इसका जो खात्मा और वाइंडिंग अप है वो भी बहुत आसानी से जो है वो किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लोज किया जा सकता है आसानी के साथ। बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें हम, जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने का एक लेंथी लीगल प्रोसीजर है, सेम इसी वे में हमने पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है कि व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, किन किन हालात में जॉइंट स्टॉक कंपनी को ख़त्म किया जा सकता है और वो कौन सी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो कौन से ऐसे लीगल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है वाइल वी आर वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कंपनी की वाइंडिंग अप डिफिकल्ट है एज कंपैरेटिवली कोऑपरेटिव सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी रजिस्टर्ड, कि उसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती हैं और अपने जो है वो मामलात को सरंजाम या कारोबार चला रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की खुसूसन, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उस वक्त तक फंक्शनल, ऑपरेशनल और एक्टिविटीज नहीं कर सकती जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। कोई भी अनरजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, लिहाजा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए उसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ शेयर। एज वी नो कि शेयर या हिस्सेस को तीन तरह की कीमतों पर पेश किया जा सकता है। एक असल कीमत के बराबर जिसको हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार, एक हो सकता है हिस्सेस की कीमत उसकी असल कीमत से ज़्यादा रख दी गई हो जिसको हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम, मुनाफे पर हिस्से जारी करना। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है शेयर इशूड एट डिस्काउंट, उसकी असल कीमत से उसको कम पे रख देना, कटौती के ऊपर जो है हिस्से को जारी किया जाए। अब हम बात करते हैं पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पर तीनों ऑप्शन मौजूद नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी हिस्से हैं वो एट पार
एक्चुअल और फेस वैल्यू असल कीमत पर ही फरोख्त किए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास ये तीनों ऑप्शन मौजूद होते हैं कंपनी के पास कि कंपनी अपने शेयर्स को, हिस्सेस को असल कीमत के बराबर एट पार, असल कीमत से ज्यादा एट प्रीमियम और असल कीमत से कम एट डिस्काउंट कटौती के ऊपर भी जारी कर सकती है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज टैक्स एग्जम्पशंस। जी डियर स्टूडेंट्स, कि हम अगर देखें कि टैक्स की अदायगी में क्या रियायत मिलती है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस इन द टैक्सेस एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेशन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जाती हैं ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके, और क्योंकि इसका बुनियादी पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपने मेंबर्स की वेलफेयर करना है, लोगों का लाइफस्टाइल, जो गरीब आवाम है, गरीब मेंबरान हैं, उनके जो है लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। बट ऑन द अदर हैंड जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का प्राइमरी एम ही प्रॉफिट अर्न करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लिहाजा वो एक प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स एज कंपैरेटिवली कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा होता है और इनके ऊपर जो टैक्सेस आयद किए जाते हैं उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाती। जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये काफ़ी होंगे कि हमें मुश्तरका सरमाई कंपनी और जो है अमदाद बामी की तंजीम के दरमियान आसानी से हम इनका मुवाजना जो है वो इन पॉइंट्स की मदद से कर सकते हैं और आप लोगों को अच्छे से इन पॉइंट्स को क्लियर कर लिया होगा और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।